गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 28 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द हाउस पैनल कॉल्स फॉर फ्रेश पैकेज टू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। हम क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉल बिजनेसेस होती हैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए एक फ्रेश पैकेज लेके आएंगे। ठीक है, अभी के जो एक पार्लियामेंट्री का पैनल है वो ये देख रहा है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट MSME सेक्टर पे कितना पड़ा। आई होप गाइस आपको MSME पता होगा। दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उन पे कोविड का इम्पैक्ट कैसा पड़ा है और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें उनको किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देनी होगी। दैट इज द स्टिमुलस पैकेज। जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान आया तो ये था कि ये स्टिमुलस पैकेज था। देखो गाइस, दो तरह के पैकेज होते हैं, एक स्टिमुलस पैकेज होता है, एक मॉनिटरी पैकेजेस होते हैं। देखो, मॉनिटरी पैकेजेस वो होते हैं जिसमें RBI क्या करता है, वो सिर्फ बैंक्स की हेल्प करता है, जो सो दैट मतलब कि बैंक्स जो फाइनेंशियली मतलब कि डाउन जा रहे हैं तो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो हमारे मतलब कि वो पब्लिक को करती है, ताकि किसी भी चीज़ का जो इम्पैक्ट का कोई डिजीज़ हो गया, कोई डिजास्टर हो गया, उसका इम्पैक्ट जो हमारी पब्लिक पे पड़ा है तो वो उससे मतलब कि निकल आए। फाइन, तो दोनों थोड़ा में फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, लेकिन जो मॉनिटरी होती है वो RBI देता है अपने बैंक्स को। स्टिमुलस में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी पब्लिक को देती है। फाइन, तो पार्लियामेंट्री प्लानिंग सबसे पहले ये पढ़ रहा है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट MSME में क्या पड़ा है और उस हिसाब से क्या करेंगे, वो स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस करेंगे। फाइन, और ये जो मेजर्स हैं वो इसमें हम क्या करेंगे, लोन ऑफर्स के अलावा और भी कुछ देंगे। मतलब कि ये और मतलब कि ये जो पैकेज है इसका जो बेस है वो थोड़ा वाइड है। मतलब कि इसमें हम लोन ऑफर्स के अलावा लॉन्ग टर्म मैनर में देंगे। इसमें हम कैश फ्लो को इम्प्रूव करने की जगह हम और भी ऐसी चीज़ देंगे सो दैट इमीडिएट रिलीफ मिले उन MSMEs को। देखो सिंपल के MSMEs को क्या हुआ है, उन्होंने अगर लोन लिया हुआ है किसी पर्टिकुलर बैंक से तो वो अभी देने में असमर्थ होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी हम उनको लोन थोड़ा सा छूट दे दें या फिर उनको लॉन्गर पीरियड दे दें कि उनको मतलब रिकवर करने के, मतलब कि बैंक को वापस देने का। ठीक है, तो सिंपल बात है कि इसमें इस तरह का पैकेज दिया गया है। इस तरह से करेंगे कि हम क्या करेंगे, उस MSME को इमीडिएट थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। फाइन, तो हाइलाइट्स क्या है, सबसे पहले इसमें जो MSMEs के द्वारा खुद के द्वारा जो इशू फेस किए गए हैं, जैसे उनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। मतलब कि ऑफकोर्स अब कोई भी फैक्ट्री अगर उसको चलना है तो उसको कैपिटल तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, तो वो नहीं है उनके पास। इनफॉर्मेलिटी है, मतलब कि कुछ इनफॉर्मल मैनर में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल रेजिलियंस है, मतलब कि बहुत कम उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। इसके अलावा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई है। आपको पता है सप्लाई चेन का मतलब कि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर अगर उनका प्रोडक्ट है वो प्रोसेसिंग में नहीं जा रहा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुई। सपोज करो उन्होंने प्रोडक्ट पहुंचा दे किसी और फर्म के पास या किसी कंपनी के पास, तो वहाँ से उसके पास पेमेंट नहीं है, जिस वजह से MSME कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उसमें चल रही है, लॉस में चल रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन देखने को मिली है, जिसकी वजह से पेमेंट डिलेट हुई है, ग्लोबल रिसेशन आ रहा है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इन सबको क्या की गई है, हमने नोट डाउन की गई है। फाइन, मेजर रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले इसमें बोला है कि हम एक इकोनॉमिक पैकेज लेके आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से वो पैकेज इस तरह से होगा जिसमें डिमांड भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। डिटेल स्टडी कंडक्ट करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि MSME सेक्टर में एक्चुअली कितना लॉस सफर हुआ है। फाइन, इसके अलावा एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी खूब कंसीडर किया जाएगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फाइन, जैसे एनर्जी एक्सचेंज हो गया, उसी तरह हम किस तरह से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर सपोज करो कोई MSME है, देखो फैक्ट्रीज क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट आके किसी कंपनी को बेचती है, तो अगर कोई पेमेंट डिले करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखे जाएंगे। इसके अलावा क्या है, हम कुछ एफर्ट्स जनरेट करेंगे सो दैट अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का, तो आपको पता होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल किस लिए, तो यहाँ पे जो MSMEs है वो क्या कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। फाइन, इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में MSME की, आपको पता होना चाहिए। ये हमारी कंट्री के GDP को टोटल 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इवन के 40% ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को, और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो 110 मिलियन पीपल को मिले अक्रॉस द कंट्री, और इंडिया में इस तरह की जो MSMEs है वो नियर अबाउट 6.3 करोड़ है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, आई थिंक आपको पता ही हो चल चुका होगा अभी तक, ढोलावीरा इन गुजरात ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारी आर्ट एंड कल्चर में जाएगी अंडर GS1। देखो गाइस, ढोलावीरा का देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि ऑलरेडी साइट है अगर इंडस सिविलाइजेशन के अंडर देखा जाए, और अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। फाइन, अभी क्या अगर ढोलावीरा को हमने इंक्लूड कर दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो जो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है अब टोटल 40 हो गई है। फाइन, ये एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जहाँ इंडिया को टैग मिला। मतलब कि आपको पता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसे तो बहुत साइट्स हैं, पाकिस्तान में भी हड़प्पा, मोहिंजोदारो, ठीक है, लेकिन इंडिया की पहली ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट मिला है। ठीक है, इसके अलावा हम जरा पढ़ लेते हैं ढोलावीरा के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में साउथर्न साइड पर पड़ता था ढोलावीरा। ठीक है, ढोलावीरा है किधर, गुजरात में।
ये कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ के एक आइलैंड पे जिसका नाम है खादिर बाइट। इसको ऑक्यूपाई किया गया था बिटवीन 3000 टू 1500 BC में, और ये बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट था। मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छे से अर्बन, मतलब कि अर्बन एरिया था और बहुत अच्छे से मतलब कि उसको प्लान किया हुआ था, और फोर्टिफाइड सिटीज़ थी, सिमेट्री थी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप्स भी थी यहाँ पे, प्रोसेसिंग वर्कशॉप थी, काफ़ी तरह के काम होते थे, जैसे कॉपर, शेल, स्टोन, ज्वेलरी बनती थी, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की, टेराकोटा, गोल्ड, इन सब ये चीज़ें यहाँ से पाई गई थी। इसके अलावा ये माना जाता था कि धोलावीरा सिटी से क्या होता था? इंटर रीजनल ट्रेड होता था, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेड होता था, जैसे हड़प्पन से हो गया। इसके अलावा इवन की मेसोपोटामियम रीजन से ट्रेड होता था विद ओमन पेनिनसुला। ये सब डिस्कवर किया हुआ है। एंड आई थिंक अगर आपने पढ़ा होगा हार्ट एंड कल्चर, सॉरी मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको इतना तो पता ही होगा। अब जब हम IBC के बारे में पता चल लेते हैं, ये सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इसको हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम पड़ा था, जो हमने पहली साइट डिस्कवर की गई थी हड़प्पा, उसके नाम से पड़ा था। मोहनजोदड़ो इसकी एक दूसरी साइट है, जहाँ पे ग्रेट बाथ जैसी एक डिस्कवर हुई है, जो एक यूनिफॉर्म बिल्डिंग्स, उनकी वेट्स, हिडन ड्रेन्स, इन सब के लिए माना जाता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है पार्लियामेंट पासेस द मेराइन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी? ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी, अंडर इकोनॉमी। अभी क्या है, बिल ने क्या किया है, एक लाइट हाउस एक्ट 1927 है, उसको रिप्लेस कर दिया। फाइन, और इसमें हमने क्या किया, कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको हम अडॉप्ट करेंगे। कुछ जो ग्लोबली, मतलब जो वर्ल्ड में जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनको हम डेवलप करेंगे, और इंडिया की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1974, और दूसरा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेराइन एड्स एंड द लाइट हाउस अथॉरिटीज मैरीटाइम बुओयांसी सिस्टम। फाइन, एक सेकेंड गाइज। यस, तो गाइज इसमें क्या है, मतलब कि अभी पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास किया, दैट इज़ अ मेराइन एड्स टू नेविगेशन बिल। अब इसको पास करने के लिए सबसे पहले हम एक्ट कौन से को रिप्लेस करें, आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द लाइट हाउस एक्ट 1927। देखो गाइज ऑलमोस्ट क्या होता है, नहीं तो अगर हम कोई किसी भी एक्ट को रिप्लेस करते हैं तो नाम मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें जो नाम है वो बिल्कुल अलग हो गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। फाइन, और हम इसका नाम क्यों एक्ट किया, क्योंकि हमने कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया है, और इंडिया ने क्योंकि काफ़ी जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको हमने ऑलरेडी साइन किया गया, तो उनको हम कंप्लाई करने के लिए हमने इन चीज़ों को क्या किया, इसका नाम वो किया। ठीक है, एक तो सबसे पहले क्या, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, और दूसरा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेराइन एड्स एंड लाइट हाउस अथॉरिटी मैरीटाइम बुओयांसी सिस्टम। फीचर्स क्या है इसके अंदर, हमने क्या डेफिनेशन आई है किसकी, ऑफ एड टू नेविगेशन एंड ओन वेसल्स, जो किस पे बेस्ड होगा, ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब किस तरह से आप किसी भी अपनी शिप को नेविगेट कर सकते हो, कोई भी वेसल को नेविगेट कर सकते हो, इसको डिफाइन किया गया है। और वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे करोगे, ऑफ द मेराइन नेविगेशन, जैसे इंटरएक्टिव वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए VTS किससे रिलेटेड है, टू नेविगेट योर वेसल और द शिप। फाइन, इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स नेविगेशन को अपॉइंट करेंगे, और साथ में एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी होगी, जो क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी जो भी नेविगेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन पे। इसके अलावा प्रेजेंटली जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स हैं, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर, जो मेराइन नेविगेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको एडवाइस करते हैं। अभी अगर हम क्या करते हैं, किसी को भी अगर हम नेविगेट करते हैं एज अ हेरिटेज लाइट हाउस, तो उससे क्या होता है, विच मतलब सपोज करो हमने कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हमने नेविगेट किया और है वो हेरिटेज लाइट हाउस निकला, तो इसका मतलब क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे फॉर एजुकेशनल, कल्चर एंड टूरिज्म पर्पसेज। फाइन, डेजिग्नेट एनी एड टू नेविगेशन एज हेरिटेज लाइट हाउस। अगर हम किसी भी उसको ये डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर द एजुकेशनल, कल्चर एंड टूरिज्म पर्पज। इसके अलावा हम ये देखेंगे, अगर कोई उस चीज़ को डैमेज पहुँचाता है, ठीक है, तो हम उसको ऑफेंसिव होंगे, पेनल्टीज लगेगी, उसको फाइन मिल सकता है, पनिशमेंट भी लगेगी। इसके अलावा क्या करेंगे, अगर कोई भी नेविगेशन या वेसल ट्रैफिक सर्विस को ऑपरेट करने में स्किल डेवलप करते हैं तो हम उसको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। फाइन, लाइट हाउसेस क्या होते हैं, ये कुछ ये ऑन शोर बनाए जाते हैं। ऑफ शोर क्या होता है, पानी के अंदर, ऑन शोर मतलब किनारों पे। ठीक है, तो ये ऑन शोर बनाए जाते हैं सी बेड पे, सो दैट वो क्या करते हैं, कुछ मैरीटाइम जो कोस्टल नेविगेशन है उनको एड प्रोवाइड करते हैं, उनको एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको अगर हज़ार है कोई, उनको वार्न करते हैं, अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश करते हैं, और उनको डेस्टिनेशन की आपको वहाँ से वहाँ तक पहुँचना है तो उनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो लाइट हाउस ये है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी
कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन द मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज़ इन द गंगा बेसिन न्यूज़। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। देखो गाइस अभी क्या है, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं हमारी जो गंगा के किनारे हैं, तो हम कभी भी फ्लड वगैरह आती है तो वो ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से वाटर सेंसिटिव सिटीज़ जो गंगा बेसिन पे है तो उससे रिलेटेड हम कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इन एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट करके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो वैसे ये जो बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोई इनिशिएटिव कौन स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इस इनिशिएटिव में क्या होगा, जो वाटर सेंसिटिव सिटी है वो हम एक आइडिया पे बेस्ड होगा, मतलब कि किस तरह से हम वहाँ पे वाटर को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि वहाँ पे वाटर ज़्यादा इकट्ठा होगा, किस तरह से हम वहाँ पे सैनिटेशन की, मतलब किस तरह से वो ड्रेनेज हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से फ्लड के रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं। और क्योंकि वाटर की वजह से जहाँ वाटर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वाटर बोर्न डिसीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो किस तरह से हम वहाँ पे रहने वाले लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइन। और वहाँ पे जो वाटर वेज है, क्योंकि आपने देखा हो जैसे गंगा है उस पर नेशनल वाटर वे बैन है, तो हम उसको और ज़्यादा कैसे एनहेंस कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम सोचेंगे। फाइन। अ वाटर सेंसिटिव सिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर साइकिल टू डिलीवर बेसिक सर्विसेज ऑफ सप्लाई एंड सैनिटेशन, मतलब कि हम उनको अच्छा वाटर भी सप्लाई कर सकें और हम उनको सैनिटेशन भी प्रोवाइड कर सकें, वाइल साथ में हम फ्लड रिस्क मिटिगेट कर सकें एंड प्रोटेक्टिंग एंड एनहेंसिंग द हेल्थ ऑफ रिसीविंग वाटर। ठीक है। इसके अलावा ये जो मिशन स्टार्ट हुआ है वो एक जो ऑनगोइंग एफर्ट्स है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा उसका एक पार्ट है, जिसका एम क्या है कि वो क्या करेंगे, नमामि गंगे मिशन को किस में मर्ज करेंगे, ऑलरेडी जो उसके अर्बन मिशन चल रहे हैं जैसे अमृत स्मार्ट सिटीज, इनके साथ नमामि गंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम गंगा बेसिन के जितनी भी रिवर्स हैं वो सब इंक्लूड हैं, जिसमें हमारा एम क्या है, अवलधारा, मतलब कि हमारा आई थिंक आपको पता होगा कि हम चाहते हैं कि गंगा जो रिवर है उसकी जो पानी है वो हमेशा बना रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, कभी वो सूखे ना। दूसरा वाला निर्मल धारा, मतलब पोल्यूट ना हो। तो ये दो एम है, हम उनको फुलफिल करना है। ये 3 से 4 सिटीज़ में इंप्लीमेंट हो रही है स्मॉल स्केल में, पायलट मतलब स्मॉल स्केल पे हो रही है गंगा बेसिन में। ट्रेनिंग प्रोग्राम, फील्ड विजिट, वेबिनार, टेक्निकल सपोर्ट, ये हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट वो इन सब चीज़ों में अपना मतलब पार्टिसिपेशन दे सकें। वाटर सेंसिटिविटी सिटी का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सिटी को हम लिवेबल, मतलब वहाँ लोग रह चुके हैं, रेजिलियंट मतलब कोई फ्लड फ्लूड आती है तो वो उनसे जल्दी रिकवर कर सके, ऐसा ना हो कि उनका जो लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है। सस्टेनेबल बन रहा है, प्रोडक्टिव बना रहा है। फाइन। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या आपको पता होना चाहिए, एक सोसाइटी है वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860, जो नेशनल गंगा काउंसिल के साथ काम करती है। इसके अलावा जो भी यूनियन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमेटीज हैं उनके साथ भी काम करती हैं, सो दैट वो क्या कर सके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके, और अबेट मतलब एलिमिनेट कर सके, और रिवर गंगा को रिजेनरेट कर सके, द्वारा स्वच्छ बना सके। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड टेक्स आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सैंड फ्रॉम द ओवरबर्डन। देखो गाइस, अब ये जो मिनरल्स की जो न्यूज़ होती है वो मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट दोनों में कवर हो जाती है। फाइन। तो बेसिकली अंडर GS3 के अंडर कवर है। अभी क्या देखो, ये एक इनिशिएटिव है, दैट इज़ अ बॉक्स इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सैंड को प्रोड्यूस करेंगे। अब हम जरा देखते हैं, ये 5 साल का मतलब कि रोड मैप बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसका काम यही है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम कम करना है फ्रॉम सैंड सिल्टेशन, मतलब सैंड को जो आप सिल्ट करते हो, लाइक समझ रहे हो, उसके थ्रू जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज़ करना है, या फिर जो इलीगल आप सैंड माइनिंग करते हो रिवर बेड से उसको हमें क्या करना है, कम करना है या मिनिमाइज़ करना है। ठीक है। टू प्रोड्यूस सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन, हम क्या करते हैं, इलीगल अगर आप ज़्यादा मतलब सैंड को इलीगल माइन करें तो उससे क्या होता है, जो रिवर बेड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, मतलब कि क्योंकि अगर आपको पता होगा तो पानी जैसे अगर तैर रहा है, ठीक है, फ्लड है, तो वो जो रिवर का जो नीचे सैंड होता है तो उसके फ्लो को वो रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है। अगर वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंड एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप क्या करें, पर्टिकुलर आप उसके साथ खेल रहे हो, क्लाइमेट के साथ खेल रहे हो, तो जब भी वो फ्लड आएगा तो वो पानी वो बहेगा ज़्यादा तेज़ से। ठीक है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इलीगल सैंड माइनिंग को हमें करना है। हम क्या कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सैंड को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें ये सब रिड्यूस करना है। अभी क्या होता है, ड्यूरिंग द ओपन कास्ट माइनिंग ऑफ कोल, तो जो कोल सीम के ऊपर एक स्ट्राटा होता है उसी को हम ओवरबर्डन बोलते हैं, कॉम्प्राइजिंग, इसमें कुछ क्ले होती है, एल्यूवल सैंड एंड सैंड्स में विद रिच कोलिंग, मतलब कि सिंपल बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, सैंड के लिए, रिवर बेड्स को, तो अभी हम कुछ अल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जब कोल की माइनिंग होती है तो कोल सीम के ऊपर एक अलग से एक चीज़ होती है, स्ट्राटा मतलब लेयर,
ठीक है। तो कोल सीम के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम ओवरबर्डन बोलते हैं, ठीक है। तो इस ओवरबर्डन से हम क्या करेंगे, सैंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इस ओवरबर्डन में क्या क्या होता है, क्ले होती है, एल्यूवल सैंड होता है, सैंडस्टोन होता है, ठीक है, जिसमें सिलिका कंटेंट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि ओवरबर्डन क्या होता है और ओवरबर्डन से हम किस तरह से उसकी कंपोजिशन क्या होती है और उसमें से हम क्या करेंगे, सैंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओवरबर्डन को रिमूव करेंगे, ठीक है। जब हम कोयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर एक बार हम कोयल की एक्सट्रैक्शन कर ली तो ओवरबर्डन को हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, वापस हम उसको ओरिजिनल शेप में लेके आ सकें। इसके अलावा जो UNEP दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने चाइना और इंडिया को रैंक किया कि ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सैंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, फ्लडिंग के चांस बढ़ते हैं, वाटर एक्विफर्स भी लोअर होते हैं और इकोलॉजिकल हैबिटेट्स और ड्राउट्स के इवन फ्रीक्वेंट देखने को मिलते हैं। सैंड के आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइनर मिनरल है इंडिया में और इसको रेगुलेट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और माइनर मिनरल है, ठीक है। एक स्टडी आई थी किसके द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा, जिन्होंने बोला था कि सैंड की जो एनुअल डिमांड है वो अर्बन इंडिया में वो 60 मिलियन मेट्रिक टन है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सबसे पहले सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016, सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018, एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, प्रमोशन ऑफ फ्लाई ऐश यूज़, मतलब कि जो जनरेट करते हैं कोल थर्मल पावर प्लांट, सो फ्लाई ऐश जनरेट होते हैं, तो उस फ्लाई ऐश से आप किस तरह से सीमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ एम सैंड दैट इज अ मैन्युफैक्चर्ड सैंड थ्रू द स्टेट लेवल पॉलिसीज। फाइन। नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं अपने छोटे छोटे न्यूज़ पे। सबसे पहले IMF स्लैशेस इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2020 GDP आउटलुक। अभी क्या है, लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जिसमें जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, उन्होंने बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है 2022 में, तो वो पहले 12.5% एस्टिमेट करती है अप्रैल में, तो अब और कम कर दिए 9.5%, ये बोल के कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लो है। ग्लोबल जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6% पे मेंटेन है, मतलब वो जितना अप्रैल में बोला था वो अभी भी उतना ही बोला है। और इंडिया का जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है, जो घाटा है सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के, वो नैरो ही रहेगा, मतलब कि 2021 में 12.8% है, तो अभी बहुत ही कम होगा, दैट इज़ 11.3% ऑफ GDP। इसका जो डेप्ट टू रेशियो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे 60% होनी ही चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारी कितनी है, ऑलरेडी 89.4% पहुँच गई 2021 में और अब बढ़ के 90.1% हो जाएगी 2022 तक। फाइन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अभी क्या है, देखो, अब आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्या है। मतलब कि ये कुछ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज, और इंटरनेशनल है। फाइन। तो ये एक तरह का ऑफिशियल फाइनेंशियल सेंटर होता है जो क्या करता है, आपको कुछ वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप उस कंट्री के नहीं भी हो तो भी आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इंडिया में ऐसा एक सेंटर है जो आपको पता होना चाहिए, गिफ्ट सिटी बोलते हैं गांधीनगर में, दैट इज़ द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस होटल। फॉरेन के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लुकिंग टू सेटअप इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ कहाँ पे, IFSC में, और उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट को रोक दिया बिकॉज इंडिया ने कहीं ना कहीं क्या है, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स में कहीं ना कहीं नाकानी कर दिया, इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म। अभी क्या है, ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म नाम से आपको समझ में आ गया होगा, एक NGO है जिसका काम ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, जो टेररिज्म का जो टेररिस्ट अटैक है या वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, जैसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना अपने रिलीजन को लेके या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, उनको प्रिवेंट करना है। ये फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, यूट्यूब 2017 में इन 4 कंपनीज़ के द्वारा मिलकर फाउंडेड किया गया था और इस फोरम ने एस्टेब्लिश किया था कि किस तरह से आपस में वो कोलैबोरेशन करेंगे सो दैट वो इस रिलेटेड रिसर्च को एडवांस कर सकें और नॉलेज को शेयर कर सकें। अभी क्या है, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जिसकी वजह से जो ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म है वो अपने कुछ डाटाबेस को एक्सपेंड करे ऑन एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट। फाइन। नेक्स्ट है नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र। अभी क्या है, जो नेशनल NFL है और जो RCF है, ये दोनों कंपनीज हैं जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज़ द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। उन दोनों ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ, जिसमें वो क्या करेंगे कि किस तरह से आप जो नैनो यूरो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी इसको देंगे, इसको को। फाइन। मतलब कि 2 कंपनीज हैं NFL और RCF, वो अपनी टेक्नोलॉजी
किसको देंगे, इफ़को को साथ शेयर करेंगे। जो नैनो यूरो लिक्विड है वो एक तरह का मतलब कि नैनो स्केल पे हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बनाते हैं जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, मतलब आप कम डालोगे और वो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो नॉर्मल यूरिया की डिमांड है वो 50% तक घट जाएगी, सोयल एयर वाटर क्वालिटी तब अच्छी होगी और जो नॉर्मल यूरिया उससे ये सस्ता होगा। नेक्स्ट है गैनीमेड। अभी क्या है, जो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप हैं जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेशन है, उनके डाटा को यूज़ करके साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्कवर किया है कि जुपिटर का जो मून है गैनमेड, उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। अब सबसे पहले आपको गाइस ये पता होना चाहिए गैनमेड है क्या। ये एक मून है किस पे, जो जुपिटर का है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले भी वाटर वेपर को डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये एक लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। अब ये सबसे पहले आपको पता होना कि जुपिटर का मून है और दूसरे लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का, और इसमें इतना वाटर है कि और जो अर्थ के जो 7 ओशंस हैं उन सबसे ज़्यादा है। हाईवर जो यहाँ पे जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है जिसकी वजह से ये जो सरफेस है ऑलमोस्ट फ्रोजन है। फाइन। राइट नाउ जो नासा का जूनो मिशन है वो क्या कर रहा है, इन दोनों पे ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रहा है। फाइन। नेक्स्ट है नोका रशिया मॉड्यूल। अभी क्या नोका का मतलब क्या है, रशिया की लैंग्वेज में नोका का मतलब होता है साइंस, ना कि हमारी लैंग्वेज में इसका पर बोट होता है नाव, ठीक है। तो नोका मतलब साइंस रशियन की, तो एक स्पोर्ट्स मॉड्यूल है जिसको रशिया की तरफ लॉन्च किया गया, जिसमें वो अपने जो एग्जिस्टिंग पेट्स मॉड्यूल है उनको रिप्लेस करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, सो दैट वहाँ एक रिसर्च फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लो और अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन है जिसको 1998 में लॉन्च किया गया था 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा। नासा जो कि यूएसओ की है, रशिया की रोस्कोमोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए, ठीक है। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म रिसर्च करते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अंडर माइक्रोग्रेविटी अलॉन्ग विथ फिजिकल मटेरियल एंड स्पेस साइंस। 24/7 हेल्पलाइन फॉर वुमेन। अभी के जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने 24/7 हेल्पलाइन स्टार्ट करी वुमेन की जो वायलेंस की वजह से इफेक्टेड है। इसको डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको कोई भी गर्ल या वुमेन जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो उसको यूज़ कर सकती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है। ये स्टैचुरी बॉडी है किसके अंडर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ये वर्क करती है सो दैट वो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और नीडी वुमेन की हेल्प कर सके। इसके अलावा इसका काम करती है वुमेन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स हैं उनको देखती रहती है और उनके ग्रीवेंसेस को क्या करती है, एड्रेस करती है। कुछ प्लेसेस एंड न्यूज़ में हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कुवैत। अभी जो यूनाइटेड नेशन का पैनल है उन्होंने $600 मिलियन कुवैत की नेशनल ऑयल कंपनी को दी है, एक कंपेंसेशन के रूप में दी है, क्योंकि इराक ने क्या किया था, कुवैत में इन्वेड किया था और ऑक्यूपेशन ऑफ कुवैत, जिसकी वजह से यूएस गल्फ वार हुआ था, ठीक है। 1991 में के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उन्होंने बोला था कि इराक क्या कर रही है, कुछ ऑयल एक्सपोर्ट्स को परसेंटेज कंपनसेशन फंड के रूप में कुवैत को देगी। फाइन। सोहरा को पहले चेरापूंजी भी बोलते थे। ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसको पहले वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ बोलता है, आपको पता है। सोहरा के बाद वो आया था महेश्वरन, उसके बाद महिबाल वो आ गया पुणे का, अरे यार क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई हूँ, जो वेटेस्ट प्लेस अभी आया, ठीक है। महाबलीपुरम है ना शायद, में भी है ना। तो सोहरा पहले वेटेस्ट प्लेस होता था अर्थ का, लेकिन फिर क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लो मतलब ट्री को गिरा गया, ठीक है। तो इसकी लोस्ट ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए जो होम मिनिस्टर है अभी उन्होंने ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन को स्टार्ट किया अंडर द इस असम रिफाइन। आल्सो जो ग्रेटेस्ट सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम है वो भी लॉन्च की गई है सो दैट हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके सोहरा और नेबरिंग विलेजेस को। नेक्स्ट है तुनीशिया। रिसेंटली के जो तुनीशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया ये बोल के कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे इकोनॉमिक ट्रबल्स और हैंडलिंग पे ड्यू टू कोविड-19। तुनीशिया कैपिटल किसकी, तुनिस की, जो कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, उसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, ईस्ट साइड और पे सारा डेजर्ट है। फाइन। इसके अलावा अरब मगरब यूनियन जो तुनीशिया का एक पार्ट है वो वहाँ पे जस्मिन रिवोल्यूशन हुआ था 2011 में अगेंस्ट द जिन इल अबिडिन बैन अली, जिसकी वजह से कुछ और रिवोल्यूशन हुए थे नंबर ऑफ अदर नेशन, जिसको अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट है ललेश्वरी और लाल डेट। अभी क्या जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपनी बातचीत में बोला है कि लाल डेट हैज़ शोड द वे टू ब्रिंग द टुगेदर वेरियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, मतलब कि जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है उनको इकट्ठे कैसे लेकर आया, तो उन्होंने एक पाथ दिखाया था। फाइन। जरा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये 14th सेंचुरी की एक पोइट थी कश्मीर की, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर
विज़न में रखती थी। इनको लाल बख्श भी बोलते थे। जो इनके वर्सेस थे वो कश्मीरी लैंग्वेज में है। ये क्रूशियल लिंक बनाती हैं बिटवीन द ट्रेडिशनल जो मिस्टिज़म है और जो पॉपुलर जो भक्ति मूवमेंट और सूफिज़म के बीच में। फाइन। तो कैसे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।